देखो, पहली बात तो ये है कि क्लासेस ऑफलाइन हो रही हैं। जो लोगों की क्लासेस ऑनलाइन हुई थी उनका अभी हमने मार्च में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सब हम जो है वो ओबीई के माध्यम से ही हो रहे हैं। अभी ये जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि मई या जून में होंगे, उसकी बात है शायद ये। और उनकी तो सब क्लासेस ऑफलाइन हुई हैं। हो सकता है कहीं पे 8-10 दिन की क्लास हुई होंगी, ऑनलाइन हुई होंगी। और अभी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी को इमीडिएटली खोला। अदरवाइज 10-12 दिन बाद भी खोल सकते थे यूनिवर्सिटी को। नहीं, ऐसा तो नहीं है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया, फरवरी में खुली थी। नहीं, अभी देखो कितने स्टूडेंट दिल्ली से बाहर हैं, कितने क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, ये तो एक डेटा है जो स्टडी करने की ज़रूरत है। तो इस पे जो ऑफलाइन है, देखो जाना तो ऑफलाइन पे पढ़ने ही वाला है सबको, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑनलाइन व्यवस्था ही चलती रहे। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को अपना मन बना लेना चाहिए ऑफलाइन एग्जाम में अपीयर होने के लिए। नहीं, इसमें अंतिम तो कुछ होता नहीं है, देखो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मेरी आपके माध्यम से उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भूख हड़ताल को छोड़ दो। ये ठीक नहीं है, अपना आराम से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा। ये समय कोई हड़ताल करने का थोड़ी है, ये तो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का समय है, अच्छा करने का समय है। आप अपने भविष्य की चिंता कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य अच्छा बनेगा तो हमारे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। यही किसी भी यूनिवर्सिटी का ध्येय होता है कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा बने। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो करवा कर रहेंगे और मैं फैसला नहीं बदलूंगा। देखो, यूनिवर्सिटी जो है उसमें सबसे जरूरी है हमारे अपने ये स्टूडेंट्स। ये हैं तो यूनिवर्सिटी है, बिना स्टूडेंट से कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। वो हैं तो हम लोग हैं, टीचर्स हैं, इसलिए। लेकिन उनकी मांग जो कर रहे हैं वो वास्तव में उसमें कितना तर्क है, कितना उसके अंदर वास्तव में सब्सटेंस है, ये देखने के लिए एग्जामिनेशन डिवीजन है, वो सारे डेटा को एनालाइज कर रही है। उनकी मीटिंग्स भी स्टूडेंट्स के साथ हो रही हैं और वो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं सारी व्यवस्था को देखते हुए। मैं तो अपील करना चाहूँगा कि क्लासेस अटेंड कीजिए, हड़ताल बंद कीजिए। इससे आपका भी हित नहीं है, इसमें हमारा भी हित नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हित नहीं है। ऐसा है कि एनईपी को शायद वो बच्चे ठीक से समझ नहीं रहे या समझना चाह नहीं रहे। ये एक भारत की सरकार ने सही दिशा में लिया हुआ एक जरूरी कदम है। इससे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी और हमारे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में ही होगी। मैं जब कहता हूं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम ऐसा कोई काम क्यों करेंगे कि उनका उसमें अहित हो। लार्जर कंटेक्स्ट में उनका आने वाले भारत को कैसे तैयार करना है, एनईपी उसकी कोई दिशा देती है। अगर हम उसको ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स के ये हित में है, ये सबके हित में कदम है जो उठाए जा रहे हैं। जो रह गई 3 साल की या 4 साल की बात, देखो इस तरह की कोई बात नहीं होती है। जिनको 4 साल का करना है वो 4 साल करें, अगर फायदा होता है। नहीं तो 3 साल में तो ग्रेजुएशन मिल ही रही है। बात ये है ही नहीं। विरोध के लिए विरोध करना ये बहुत अच्छा कदम नहीं है। और आप चलने तो दें इसको, जरा चलेगी तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। शिक्षा में किए गए कोई भी परिवर्तन इमीडिएट परिणाम नहीं देते हैं, ये धीरे धीरे देते हैं। आखिर बच्चों को स्किल होनी चाहिए, बच्चों को अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए कि वो अपनी इच्छा से पढ़ सकें। और जो रटने की प्रवृत्ति है, जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं, उसको किस तरीके से कम किया जा सके, ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। इसके लिए बहुत सारे नए नए तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने होंगे। तो शिक्षा व्यवस्था उसमें काम करेगी। स्टूडेंट्स को भरोसा रखना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, हम क्यों बुरा करेंगे उनके लिए। ये तो चलो भाषण के लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब भाषण देने के लिए अच्छी बात है, व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं। जिन बच्चों को पैसे देने में तकलीफ हो फीस की, हम उनसे फीस लेना भी नहीं चाहते हैं। हम ऐसी स्कीम्स यूनिवर्सिटी में हैं भी, नहीं होंगी तो बनाएंगे। हम ऐसे किसी बच्चे से जो एजुकेशन, मैं समझता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी यदि कोई बच्चा एडमिशन हो गया और उस पर पैसे नहीं है, इस कारण वो पढ़ ना पाए। मैं कहता हूँ पैसे क्यों, उसको हॉस्टल भी मिलना चाहिए, फिर खाने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। आखिर बच्चे सबके साझे होते हैं, बच्चे समाज के हैं, बच्चे देश के हैं। तो पैसे के कारण कोई पढ़ाई छूटेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन हाँ, भाषण के लिए, नारों के लिए बहुत सी चीजें बनाई जा सकती हैं, उनका एक अपना महत्व होता होगा। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जिसको शोषित पीड़ित वर्ग कह रहे हैं उसको आगे लाने के सारे प्रयास तो हमें करने ही हैं।
और वो हमारे अपने हैं बच्चे। मैं तो इसको शोषित पीड़ित भी नहीं, ऐसी चीज नहीं इस तरह से नहीं देखना चाहता। हर बच्चे को पढ़ने का उतना ही अधिकार है, अगर उसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है। एक और बात बताऊं, बहुत पढ़े लिखे बहुत पैसे वाले जो घर हैं उनके बच्चे बहुत पढ़ भी नहीं रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो कोई गजब कर रहे हैं, सारा गजब जो कर रहे हैं वो आज मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो बच्चे हैं, जो कि मैं क्लास पैसे की दृष्टि से कह रहा हूँ, पेरेंट्स की आमदनी की दृष्टि से, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ये जो मेरिट बेस्ड सिस्टम था, इसमें एक मूलभूत खामी है जो हमको समझनी चाहिए। इसमें क्या है, भारत में अगर एक ही बोर्ड होता तो हमको मेरिट बेस्ड ही करना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं, बड़ा देश है हमारा। अभी क्या है, हमारे यहाँ एक सेंट्रल बोर्ड है और बहुत सारे स्टेट के अपने अपने बोर्ड्स हैं। कुछ बोर्ड बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कुछ बोर्ड बहुत लीनियंट हैं। तो जो बोर्ड ज्यादा मार्क्स देते हैं उनके बच्चों के एडमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जो बोर्ड स्ट्रिक्ट हैं, जो ज्यादा मार्क्स नहीं देने में विश्वास करते हैं, उनके बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं। दोनों अपनी जगह सही हो सकते हैं, स्ट्रिक्ट होना, लीनियंट होना, रीजनेबल होना, ये हर बोर्ड का अपना निर्णय है। पर जब हम एडमिशन एक ही तरीके से करते हैं तो उनको नुकसान होता है। इसी कारण से आपको हैरानी होगी कि जो हमारे दिल्ली के आसपास के राज्य हैं कई, उनके बहुत सारे बच्चों का कई बार एडमिशन भी नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि ये नहीं कि वो एडमिशन लायक नहीं है, इसलिए कि उनका बोर्ड ज्यादा नंबर नहीं देता है। तो ये सबको हटाते हुए यदि हम एक ही पैमाने से एडमिशन करेंगे तो मैं समझता हूं हर बच्चे को का चांस की जो इक्वल चांस होगा, जितनी वो तैयारी करेगा उतना। दूसरा एक डर रहता है कि कोचिंग को बढ़ावा मिलेगा, जो दूसरी एक और आती है कोचिंग से। देखो ये जो टेस्ट है ये 12th के बेस पे आएगा, एनसीईआरटी की बुक से आएगा, तो रीजनेबल डिफिकल्टी का आएगा। मैं नहीं समझता कि इसमें कोचिंग की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहने वाली है। और इस हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि सबको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, सेम लेवल की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक ही ग्राउंड जिसमें सब लोग खेल सकें, एक ही नियमों के साथ खेल सकें। किसी को कोई विशेष इस तरह का फायदा ना हो कि एक बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसको फायदा हो जाए। ये सब इससे कम होगा ऐसी अपेक्षा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिशन तो देखो, जो हमारा भारत की सरकार का रिजर्वेशन सिस्टम है वो तो वैसे ही लागू होगा। एससी बच्चों का कंपटीशन जो है वो जो है जनरल बच्चों से भी होगा और एससी की कैटेगरी में भी होगा। देखो एससी में तो और कोई आ नहीं सकता, एससी आएगा, एसटी में एसटी आएगा, लेकिन ये दोनों कैटेगरी के मेरे बच्चे जनरल में तो आ ही सकते हैं अगर ज्यादा परफॉर्म करते हैं। उनकी वो तो है ही उनके पास में, तो उनको कोई नुकसान नहीं है किसी भी तरह से। ये तो लॉजिक वैसे भी लग सकता है, मेरिट पे भी लग सकता है कि 12वीं में उन हमारे बच्चों के नंबर कम आते होंगे, एससी एसटी के दूसरे बच्चों के ज्यादा आ जाते होंगे, ये भी तो हो सकता है ना। ये तो प्रोबेबिलिटी देखो दोनों में ही रहने वाली है, टेस्ट में भी रहने वाली है और मेरिट बेस्ड में भी। लेकिन मेरिट बेस्ड में नुकसान बोर्ड किससे आ रहे हो उससे फर्क डालता था, इसमें कम से कम उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये लार्जर इंटरेस्ट में सही है। भरोसा रखिए कि इससे सब बच्चों को अच्छा ही होगा। और विरोध के लिए विरोध न करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, एक ही बात है, वो तो एक ही बात है। सब हम मिलकर ही शिक्षा की व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एमफिल का क्या था कि देखिए, उसको टीचिंग की जब रिक्रूटमेंट होती है वहां भी कोई वेटेज नहीं है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बाकी जगह भी कोई अभी रिक्रूटमेंट में कहीं वो चेंज नहीं डालती है। और अब क्या हुआ है कि पीएचडी में पहले क्या होता था, कोर्स वर्क नहीं होता था, एमफिल होती थी सीधे पीएचडी शुरू कर देते थे। आज तो कोर्स वर्क होता है, नहीं कोर्स वर्क होता है ना आजकल, तो पीएचडी में भी तो कोर्स वर्क है। तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं रही, इसलिए सरकार ने उसको हटाया है। दिल्ली जो हमारी कोई ग्रांट यूनिट थोड़ी कम होने जा रही है, पर जितनी पैसे पहले आते हैं उससे ज्यादा ही आएंगे। कोई सरकार पीछे थोड़ी हट रही है, वो तो दे ही रही है, जितना दे रही है उससे ज्यादा दे रही है। लेकिन बच्चों को डेटा की जानकारी नहीं है ना, उनको पूरा पता नहीं है, इसलिए उनके मन में भाव आते होंगे। अब ये सारी बिल्डिंग 60 साल से ऊपर की हो गई, रेनोवेशन चाहिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई चीजें चाहिए डीयू के लिए। 21वीं सदी में यूनिवर्सिटी आ गई है, 100 साल हमारे पूरे हो रहे हैं, तो हमारी आवश्यकताएं भी तो बढ़ी हैं और बदली हैं। और बिल्डिंग्स अगर हम इनको देखभाल ठीक से नहीं करेंगे इनको, तो ये तो बहुत जर्जर हालत में आ जाएंगी। इन सबके लिए पैसे की आवश्यकता तो है ही ना। तो उस पैसे की आवश्यकता के लिए हमने एक माध्यम उसको चुना है, भारत की सरकार का जो हीफा का है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार इससे अच्छा सिस्टम नहीं बना सकती जो हीफा बनाया है। सबको जानकारी नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी पूरी जानकारी लें, तो आपको लगेगा काश ये हमें भी मिल पाता। इतना अच्छी स्कीम है हीफा। नहीं, मैं कोई रिजल्ट नहीं निकालूंगा, ये तो एग्जामिनेशन डिवीजन और जो है विचार कर रहे हैं। नहीं, आखिरी तो मैं कुछ भी नहीं, आखिरी कुछ होता नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। मैं ऐसा मानता हूं कि ओबीई अब का एग्जाम
की आवश्यकता नहीं है, हमको ट्रेडिशनल सिस्टम पे आ जाना चाहिए, जैसे चलता था वैसे चलाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, बच्चों को इसका मन बना